कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप के आज के इस लेक्चर में हम एक ब्यूटीफुल और प्रॉफिटेबल फ्लावर क्रॉप को कवर करेंगे विच इज क्राइसेंथेमम्स, जिसे हम गुलदोदी या ऑटम क्वीन भी कहते हैं। क्राइसेंथेमम को जापान का नेशनल फ्लावर कंसिडर किया जाता है और इंडिया में ये गुलदोदी के नाम से फेमस है। इस प्लांट को ऑटम क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पीक फ्लावरिंग सीजन मेनली कूल मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर में होता है, जब गार्डन्स के मोस्ट प्लांट्स की फ्लावरिंग खत्म हो चुकी होती है और ओवरऑल लैंडस्केप रिलेटिवली डल दिखाई देता है। तब क्राइसेंथेमम अपनी मैक्सिमम विब्रेंट ब्लूम पर होता है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ ऑटम माना जाता है। क्राइसेंथेमम का बोटानिकल नेम है डेंड्रेंथिमा ग्रैंडीफ्लोरा और ये कंपोसिटी या एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसी फैमिली में मैरीगोल्ड और सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स भी आते हैं। क्रोमोसोम नंबर है इसका 18 to 72 के बीच में आता है और ओरिजिन इसका चाइना में माना जाता है। इंडिया में इसे गुलदोदी या ऑटम क्वीन के नाम से ग्रो किया जाता है। ये प्लांट काफ़ी फ्रेग्रेंट फुल है और इसकी कल्टीवेशन इंडिया में मेनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन में होती है। इसके कमर्शियल यूज़ और इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो फर्स्ट इज दैट इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर गार्डन डिस्प्ले। क्राइसेंथेमम की कलरफुल वैरायटीज गार्डन के बेडिंग प्लांट्स और बॉर्डर प्लांट्स के लिए यूज़ होती है। पार्क्स, पब्लिक गार्डन्स, होम लॉन्स, हर जगह इसे इजीली ग्रो किया जा सकता है। सेकेंड यूज है इसका ट्रेडिशनल डेकोर। इंडिया जैसे कंट्री में मैरिजेस, फेस्टिवल्स और टेम्पल डेकोरेशन के लिए गार्लैंड्स बनाने में गुलदोदी का हैवी यूज होता है। इसके जो फ्लावर्स है वो मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से ये गार्लैंड फॉर्मेशन में एक अच्छी शेप बनाए रखते हैं। थर्ड यूज है इसका पर्सनल एडॉर्नमेंट। स्पेशली साउथ इंडिया में लेडीज के वेनी, गजरा, ब्रेसलेट्स जैसे हेयर डेकोरेशन में इस फ्लावर का यूज होता है। नेक्स्ट यूज है कट फ्लावर्स एंड पॉट्स। क्राइसेंथेमम के जो स्प्रे टाइप्स है उससे बुके, रेथ्स और पॉटेड प्लांट्स के टाइप में सेल किया जाता है और जो नर्सरी मैन्स होते हैं वो क्राइसेंथेमम के एक अट्रैक्टिव पॉट्स बनाकर हाई प्राइस में उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका इंडस्ट्रियल यूज। क्राइसेंथेमम के कुछ स्पीशीज से एक नेचुरल इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड मिलता है जिसे पायरीथ्रिन कहते हैं और इसका यूज इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है। तो ओवरऑल ये सिर्फ गार्डन को ब्यूटीफाई नहीं करता बल्कि फार्मर्स के लिए एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स। अब इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो क्राइसेंथेमम है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। इस टर्म को सिंपल वे में समझते हैं, जब दिन लंबा होता है और रात छोटी तब प्लांट मेनली वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी लीव्स, स्टेम्स और ब्रांचेस बनती है उसमें। और जब दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है तब प्लांट के फ्लावरिंग हार्मोन एक्टिवेट होते हैं और बड्स फॉर्म होके फ्लावर बनने लगते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें क्रॉप को ऐसे टाइम पे लगाना है कि स्टार्टिंग मंथ्स में जब प्लांट ग्रो हो रहा है तब उसे लॉन्ग डे कंडीशन मिले और जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में आए तब नेचुरली शॉर्ट डे और कूल सीजन आ जाए, जो इंडिया में मोस्टली अक्टूबर टू दिसंबर के अराउंड होता है। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो इसे ऑप्टिमम डे टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और नाइट टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस का। इस रेंज में प्लांट सबसे हेल्थी ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो हीट स्ट्रेस आ सकता है, जिससे बड छोटे रह जाते हैं और फ्लावर का साइज और क्वालिटी गिर सकती है। और अगर यही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो ग्रोथ काफ़ी स्लो हो सकती है और फ्रॉस्ट डैमेज भी पॉसिबल है। इसीलिए हॉट रीजन्स में ये रेकमेंड किया जाता है कि फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पर शेड नेट या पॉलीथीन कवर यूज़ करना चाहिए ताकि फ्लावर को एक्सेसिव हीट और रेन से प्रोटेक्शन मिले। इस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए क्या क्या सॉइल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है वो सब देख लेते हैं। सो क्राइसेंथेमम वाटर लॉगिंग के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। वाटर लॉगिंग का मतलब है जब फील्ड में लंबे टाइम तक पानी खड़ा रहता है तो उस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। अगर रूट्स के आसपास कॉन्टिन्यूसली पानी भरा रहेगा तो रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी और रूट रॉट जैसी डिजीजेस भी कॉज होगी और एंड रिजल्ट में प्लांट डाई बैक हो सकता है। इसलिए क्राइसेंथेमम की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होती है वेल ड्रेन्ड सैंडलोम सॉइल। ये एक लाइट टेक्सचर सॉइल होती है
जिससे एक्स्ट्रा वाटर इजीली रिमूव आउट हो जाता है। सॉइल के अंदर इनफ पोर्स होने चाहिए जिससे प्रॉपर एयर एक्सचेंज हो सके और रूट्स को ऑक्सीजन मिले, जिससे एक प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ हो सके। सॉइल रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि FIM कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उसके स्ट्रक्चर को लूज करती है और ओवरऑल सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। pH रेंज की बात करें तो क्राइसेंथेमम के लिए स्लाइटली एसिडिक रेंज होती है विच इज 6.2 to 6.7। अगर सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन हो तो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीज ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए करेक्ट pH लेवल को मेंटेन करना ज़रूरी है सो दैट कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो मोस्टली वो जून टू जुलाई में की जाती है। फील्ड को 3 से 4 बार डीप प्लो करके सॉइल को फाइन क्रम्स में तोड़ा जाता है। स्टोन्स, ओल्ड रूट्स, वीड्स इन सब को रिमूव कर दिया जाता है और लास्ट में प्लोइंग के टाइम पर 10 to 20 टन पर हेक्टर FIM या वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट मिक्स करना आइडियल होता है। इससे हमें सॉफ्ट, लेवल, फर्टाइल और वेल ड्रेन फील्ड मिलती है जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए परफेक्ट। बात करते हैं वैरायटी सिलेक्शन की, जो कमर्शियल सक्सेस के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। जनरली क्राइसेंथेमम को 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, स्टैंडर्ड कल्टीवार एंड स्प्रे कल्टीवार। स्टैंडर्ड कल्टीवार इन प्लांट्स में एक स्टेम पर मेनली टर्मिनल पोर्शन पर एक लार्ज फ्लावर को डेवलप किया जाता है। ये गार्लैंड्स, एग्जीबिशन और कट फ्लावर मार्केट के लिए यूजफुल होते हैं। वही जो स्प्रे कल्टीवार्स हैं, इनमें एक स्टेम पर मल्टीपल स्मॉल टू मीडियम साइज फ्लावर्स आते हैं लेटरल ब्रांचेस पर, और इन्हें बुके, पॉट कल्चर और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड कल्टीवार की कॉमन एग्जांपल है वाइट कलर फ्लावर्स में पूर्णिमा, वाइट स्टार एंड स्नोबॉल, येलो कलर में येलो स्टार, फिजी येलो, सोनर बांग्ला, और बाकी कलर्स में आती है जैसे कि टाटा सेंचुरी जो कि पिंक कलर की होती है और थाई चिंग क्वीन जो कि ऑरेंज कलर की होती है। स्प्रे कल्टीवार्स की कॉमन एग्जांपल है वाइट कलर में है बिरबल शानी, भागी एंड सर्फ, और येलो कलर में अजय, नैनाको और कुंदन। इसके अलावा कुछ कमर्शियल हाइब्रिड्स जैसे अर्का, चंद्रिका और रेड गोल्ड भी मार्केट में हाई डिमांड में रहते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी और फ्लावर क्वालिटी अच्छी हो। प्रोपगेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो क्राइसेंथेमम मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, स्पेशली कटिंग से। कमर्शियल स्टैंडर्ड के लिए टर्मिनल कटिंग प्रेफर की जाती है। इसमें सबसे पहले हेल्थी और डिजीज फ्री मदर प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी जो सॉफ्ट और एक्टिवली ग्रोइंग शूट की 5 to 7 सेंटीमीटर टॉप पोर्शन को कट कर लिया जाता है और इसे ही हम टर्मिनल कटिंग बोलते हैं। उस कट ब्रांच के जो नीचे के 1 से 2 लीव्स होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि प्लांटिंग के टाइम जो नोड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ सके और फिर उन्हीं नोड्स से फर्दर रूट्स डेवलप हो सके। एडवांटेजेस की बात करें तो इस मेथड से प्लांट्स की यूनिफॉर्म ग्रोथ रहती है, उनकी हाइट, फ्लावरिंग टाइम, फ्लावर साइज ऑलमोस्ट सब सेम रहता है जो कि मार्केट के लिए आइडियल है। अगर हमारा मदर स्टॉक वायरस फ्री होगा तो हमारी पूरी क्रॉप में वायरल डिजीज का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। सिंस कि इस मेथड से प्लांट में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है जिस वजह से फ्लावरिंग एक साथ आती है, इससे हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग करना इजी रहता है। कई ग्रोअर्स रूट सकर से भी प्रोपगेशन करते हैं। इस केस में क्या होता है, प्लांट के पास छोटे शूट्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर रूट से निकलते हैं। कमर्शियली इस मेथड को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज रूट सकर्स के थ्रू वायरसेस और सिस्टमिक डिजीजेस इजीली नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रॉप की ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होती है जिस वजह से कुछ प्लांट्स लंबे, कुछ छोटे और फ्लावरिंग भी इनमें अनइवन होती है। एक्सेप्शन है कि हम सकर्स का सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास क्लीन मदर स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम लिमिटेड स्केल पर सकर से स्टॉक प्लांट बना लें, फिर उन स्टॉक प्लांट से फ्रेश टर्मिनल कटिंग्स प्रिपेयर कर लें। और ये बात ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट फील्ड प्लांटिंग के लिए सकर्स का यूज़ नहीं कर सकते। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्राइसेंथेमम के लिए नॉर्मली नर्सरी को मई टू जून में रेज किया जाता है ताकि लगभग 21 दिन के अंदर कटिंग्स रूटेड प्लांट बनकर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट की जा सके। इस प्रोसेस को हम
5 इजी स्टेप्स में याद रख सकते हैं। फर्स्ट कट, देन ट्रीट, देन प्लांट, प्रोटेक्ट एंड वाटर। सो कट, ट्रीट, प्लांट, प्रोटेक्ट एंड वाटर। स्टेप 1 इज कट, जिसमें हम टर्मिनल कटिंग लेते हैं। वही सेम प्रोसेस, हेल्थी मदर प्लांट सेलेक्ट करेंगे, उसमें से टॉप 5 to 7 सेंटीमीटर तक के स्टेम को काट लेंगे, जिसे हम टर्मिनल कटिंग कहेंगे। शार्प ब्लेड या सीजर का यूज़ करेंगे कटिंग के लिए। और बेसल लीव्स, जो कि नीचे की 2 से 3 लीव्स होंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे ताकि जो नोट्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ सके और उनसे इजीली रूट्स डेवलप हो सके। सेकेंड स्टेप इज ट्रीट, जिसमें रूटिंग हार्मोन्स में हम कटिंग को डिप करेंगे। कटिंग्स के जो लोअर एंड है उसे हम रूटिंग हार्मोन सॉल्यूशन में 10 से 15 सेकंड के लिए डिप कर लेंगे। कॉमनली हम नैप्थेलिन एसिटिक एसिड 500 ppm या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड 500 ppm यूज़ करते हैं ताकि रूट इनिशिएशन फास्ट हो सके, सर्वाइवल परसेंटेज इंक्रीज हो सके और जो ओवरऑल प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बन सके। स्टेप 3 इज प्लांट। हमने कटिंग ले ली, उसे ट्रीट कर लिया, अब हम उसकी प्लांटिंग करेंगे। नर्सरी के लिए मोस्टली क्लीन रिवर सैंड से बने बेड्स, ट्रेस या स्मॉल पॉट्स यूज़ किए जाते हैं। सैंड के एडवांटेजेस हैं कि उससे एक्सीलेंट ड्रेनेज होती है, मिनिमल फंगल इन्फेक्शन होता है और रूट्स इजीली स्प्रेड होती है। कटिंग को 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक सैंड में इंसर्ट करेंगे। बेड्स को पार्शियल शेड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल 50% शेड नेट के नीचे। डायरेक्ट हार्श सनलाइट से लीव्स बर्न हो सकते हैं और लाइट शेड में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होती है। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू प्रोटेक्ट। जब तक नई रूट्स डेवलप नहीं होती, कटिंग्स फंगल अटैक के लिए काफ़ी वल्नरेबल रहती है। हर 7 दिन में एक बार फंजीसाइड स्प्रे करनी चाहिए, जैसे कि कैप्टान 0.3% या बेविस्टिन 0.1% सॉल्यूशन, जो कि कॉमनली रेकमेंड किया जाता है। बेसिकली स्प्रे का पर्पस है कि डैम्पिंग ऑफ स्टेम रॉट, रूट रॉट जैसी डिजीजेस को प्रिवेंट करना और नर्सरी में लॉस को मिनिमम रखना। स्प्रे मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में की जाती है ताकि लीव सरफेस पर सॉल्यूशन थोड़ी देर तक रहे। लास्ट स्टेप इज वाटर। कटिंग्स के आसपास इनिशियली फंक्शनल रूट्स नहीं होती, इसलिए वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हमें उन्हें फोलियर सरफेस से मॉइस्चर प्रोवाइड करना पड़ता है। दिन में 4 से 5 बार लाइट मिस्टिंग या स्प्रिंकलिंग करनी चाहिए। इसका मेन एम ये है कि जो लीव्स है वो स्लाइटली मॉइस्ट रहे, लेकिन बेड में पानी कलेक्ट ना हो। ओवर वाटरिंग से फंगल डिजीज बढ़ सकती है और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। देन 21 डेज लेटर, अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते के बाद जो हमारी कटिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। कटिंग है वो फुली रूटेड प्लांट बन चुकी होगी। हम प्लांट को पुल करके भी चेक कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मतलब रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई है। अब ये नर्सरी प्लांट मेन फील्ड या पॉट में ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी। नर्सरी से हमारी रूटेड कटिंग 21 डेज में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है फील्ड प्लांटिंग। प्लांटिंग सीजन की बात करें तो मेन प्लांटिंग जून, जुलाई और अगस्त में की जाती है। ज़्यादातर नॉर्मल वेराइटीज़ को इसी पीरियड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम जून टू जुलाई में लगाते हैं तो फ्लावरिंग मोस्टली अक्टूबर टू नवंबर में आएगी। लेट वेराइटीज़ की बात करें तो कुछ लेट फ्लावरिंग कल्टीवार्स को सितंबर से दिसंबर के बीच में प्लांट किया जाता है। इससे हम नवंबर से जनवरी तक मार्केट में कंटिन्यू सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो अगर प्लांटिंग सही टाइम पे की जाएगी तो ओवरऑल क्रॉप की फ्लावरिंग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक स्ट्रेच की जा सकती है। यही वो पीक पीरियड है जब फ्लावर की डिमांड हाई होती है, क्योंकि इस पीरियड पर दिवाली, वेडिंग्स और न्यू ईयर जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं। स्पेसिंग एंड प्लांट डेंसिटी की बात करें तो फील्ड लेआउट में रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर रखना है। तो इन शॉर्ट क्राइसेंथेमम में हमें 30 × 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखनी है। इस स्पेसिंग से पर एकड़ अप्रॉक्सीमेटली 44,000 रूटेड कटिंग्स अकोमोडेट हो जाती है। प्लांट को इनफ स्पेस मिलती है ब्रांचिंग के लिए और पर यूनिट एरिया गुड पॉपुलेशन भी मेंटेन रहता है, जो यील्ड को मैक्सिमाइज करता है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड की बात करें तो वेल प्रिपेयर्ड बेड में इवनिंग या मॉर्निंग टाइम के आवर्स पर ट्रांसप्लांट करना बेस्ट रहता है, ताकि
प्लांट को कम से कम ट्रांसप्लांट शॉक मिले। रूटेड कटिंग को वर्टिकल पोजीशन में लगाकर उसे हल्का सा प्रेस करना है और ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद लाइट इरिगेशन देनी है ताकि सॉइल और रूट्स के बीच में एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान। गुड फ्लावरिंग के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो लैंड प्रिपरेशन के टाइम पर यानी फाइनल प्लोइंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली 25 टन FIM पर हेक्टर अप्लाई करना है। FIM से सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी और न्यूट्रिएंट रिलीज स्लो और स्टेडी होगा। केमिकल फर्टिलाइजर रेशियो की बात करें तो उसका रेकमेंडेड डोज है 125 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन, 120 kg पर हेक्टर फॉस्फोरस एंड 25 kg पर हेक्टर पोटेशियम। इसे हम स्प्लिट एप्लीकेशन में देंगे। सबसे पहले हम बेसल डोज देंगे प्लांटिंग के टाइम पर, जिसमें हम 50% नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे और 100% फॉस्फोरस और पोटेशियम का। फर्टिलाइजर्स को हम ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर सॉइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर आता है टॉप ड्रेसिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 30 डेज के बाद जो रिमेनिंग 50% नाइट्रोजन है उसे हम प्लांट के साइड में 5 to 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के इमीडिएटली बाद हम लाइट इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम बेसिकली ये नाइट्रोजन को स्प्लिट डोसेस में अप्लाई क्यों करते हैं? तो जो नाइट्रोजन है वो इजीली लीच आउट हो जाता है, इसलिए अगर हम एक ही बार में सारा नाइट्रोजन अप्लाई कर देंगे तो उसकी वेस्टेज हो सकती है। स्प्लिट डोज में अप्लाई करने से प्लांट को कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों स्ट्रॉन्ग। इरिगेशन एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। इरिगेशन शेड्यूल की बात करें तो क्राइसेंथेमम को रेगुलर मॉइस्चर पसंद है, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जनरली ट्वाइस अ वीक इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। इस स्टेज पर रूट्स एक्टिवली स्प्रेड हो रहे होते हैं, इसीलिए सॉइल को यूनिफॉर्मली मॉइस्ट रखना जरूरी है। सब्सिक्वेंट मंथ्स में नॉर्मली वीक में एक बार, लेकिन एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हमें वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो इरिगेशन को स्किप कर देना, और अगर ड्राई और हॉट कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। बेस्ट सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन, लेकिन फरो या बेसिन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं आने देनी है। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में आते हैं वीड कंट्रोल और बाकी के ऑपरेशंस जैसे कि मल्चिंग। पहले बात करते हैं मैनुअल वीडिंग की। तो क्रॉप ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 बार हैंड वीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वीड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर और लाइट के लिए कम्पीट करते हैं, इसलिए उन्हें अर्ली स्टेज पर ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेकंड, मल्चिंग। रेस्ड बेड्स पर मल्चिंग स्ट्रॉन्गली रेकमेंड की जाती है। मल्चिंग के लिए हम ड्राई ग्रास, स्ट्रॉ, ब्लैक प्लास्टिक शीट या लोकल अवेलेबल मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग बेसिकली वीड ग्रोथ को सप्रेस करती है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करती है और सॉइल के टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है। देन डीसकरिंग। प्लांट के बेस से जो साइड सकर्स निकलते रहते हैं उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए। इससे प्लांट की मेन शूट और प्रोडक्टिव ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग बनती है और अननेसेसरी वेजिटेटिव ग्रोथ पर एनर्जी वेस्ट। क्राइसेंथेमम में प्लांट शेप और फ्लावर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल प्रूनिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जैसे कि पिंचिंग एंड स्टिकिंग। यूजुअली ट्रांसप्लांट के 4 हफ्ते के बाद तब हम सॉफ्ट पिंचिंग करते हैं। सॉफ्ट पिंचिंग का मतलब है प्लांट के बिल्कुल ऊपर वाली टेंडर ग्रोइंग टिप 1 to 2 सेंटीमीटर फिंगर से या स्क्यूचर की मदद से उसे रिमूव करना। इससे नीचे वाले बड्स एक्टिव हो जाते हैं और प्लांट ज़्यादा ब्रांचिंग करता है। इसके बाद ट्रीटमेंट थोड़ी टाइप स्पेसिफिक होती है। फॉर स्टैंडर्ड टाइप क्राइसेंथेमम उसका मेन एम होता है फ्यू बट लार्ज फ्लावर्स। अर्ली स्टेज पर ही एक लाइट पिंचिंग से 3 से 4 स्ट्रॉन्ग शूट्स डेवलप कर लेते हैं। लेटर ऑन जब बर्ड्स आने लगते हैं तो साइड जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है उन्हें रिमूव कर देते हैं, सिर्फ टर्मिनल बर्ड को रहने देते हैं। इस प्रैक्टिस को डिस्पडिंग भी बोलते हैं, जो बर्ड साइज और फ्लावर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। वही स्प्रे टाइप क्राइसेंथेमम में इसका मेन टारगेट होता है मल्टीपल मीडियम फ्लावर्स एक स्टेम पर, इसलिए इसमें मोस्टली टर्मिनल मेन बर्ड को रिमूव कर देते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स को रहने देते हैं ताकि हर ब्रांच पर फ्लावर्स बन सके। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज स्टेकिंग। जब प्लांट की हाइट अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पर जो स्टेम है वो विंड या हैवी ब्लूम के वेट से झुक सकती है, इसलिए स्टेकिंग ज़रूरी है। स्टैंडर्ड टाइम में
हर मेन ब्रांच के साइड में इंडिविजुअल स्टेक लगाते हैं। ये स्टेक बैम्बू स्टिक का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी। इसमें स्टेम को लूज टाइप से सपोर्ट देते हैं। स्प्रे टाइप में जनरली 3 से 4 स्टेक यूज किए जाते हैं जो प्लांट के चारों तरफ लगाए जाते हैं। इन स्टेक्स को स्ट्रिंग या जूट ट्विन से बॉटम टू टॉप कनेक्ट कर देते हैं ताकि पूरा प्लांट एक केज की तरह सपोर्ट ले सके। इससे स्टेम ब्रेकेज कम होती है, फ्लावर्स अपराइट रहते हैं जो मार्केट क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट। मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर हार्वेस्ट। क्राइसेंथेमम में फ्लावरिंग नॉर्मली 3 to 4 months आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आती है, लेकिन जो हार्वेस्ट की टाइमिंग है वो फ्लावर टाइप और मार्केट डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। स्प्रे कल्टीवार्स को तब हार्वेस्ट करना बेस्ट होता है जब लोअर फ्लावर्स फुली ओपन हो चुके हो और अपर बड्स अभी हाफ ओपन या टाइट बड स्टेज पर हो। इस स्टेज पर स्प्रे बंच अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी डैमेज कम होता है। और स्टैंडर्ड कल्टीवार्स को जनरली बड स्टेज में ही कट किया जाता है, मतलब सेंट्रल फ्लावर फुली कलर्ड हो लेकिन जो पेटल्स है वो अभी तक कम्प्लीटली ओपन ना हुए हो। इसमें ट्रैवलिंग के टाइम पर बड धीरे धीरे ओपन होता है और मार्केट तक पहुंचते टाइम फ्लावर फुल ब्लूम स्टेज अचीव कर लेता है। डिस्टेंट मार्केट के केसेस पर हम फ्लावर की दोनों टाइप, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या स्प्रे, दोनों को हाफ ओपन स्टेज में कट करते हैं, यानी जो फ्लावर है वो पार्शियली ओपन हो जिसका सेंट्रल थोड़ा सा विजिबल हो। इस स्टेज पर फ्लावर की शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है और ट्रांजिट लॉसेस भी कम होते हैं। यील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्वेशन। सबसे पहले यील्ड की बात करते हैं। तो लूज फ्लावर्स के केसेस में अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट दे रहे हैं प्लांट को तो हमें 9 to 10 टन पर एकड़ लूज फ्लावर मिल सकते हैं। ये मेनली गार्लैंड्स और लूज फ्लावर मार्केट के लिए यूज होते हैं। सेकेंड इज लूज फ्लावर्स रिटून क्रॉप। रिटून क्रॉप का मतलब है जब हम हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उन्हें बस थोड़ा सा कट बैक कर देते हैं और उन्हें फिर से ग्रो होने देते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम रिटूनिंग बोलते हैं। रिटून क्रॉप से अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टन पर एकड़ लूज फ्लावर्स मिल सकते हैं। इनकी क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम पड़ती है। देन कट फ्लावर्स। स्प्रे कल्टीवार से अराउंड 1 लाख to 1,20,000 स्टेम्स पर एकड़ तक यील्ड मिल सकती है। ये स्टेम बुके, फ्लोरल अरेंजमेंट्स और पॉट कल्चर के लिए मार्केट में जाते हैं। वास्ट लाइफ एक्सटेंशन की बात करें तो कट फ्लावर्स की वास्ट लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। ये मेनली कमर्शियल फ्लोरिकल्चर यूनिट्स के लिए रेलिवेंट है। बड ओपनिंग सॉल्यूशन, इसकी कॉम्पोजिशन है, इसमें 200 ppm 8 हाइड्रोक्सी क्यूनिलॉन सिट्रेट प्लस 2 to 5% सुक्रोज पाया जाता है। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनिलॉन सिट्रेट ये एक प्रिजर्वेटिव केमिकल है जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है और सुक्रोज फ्लावर के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है जिससे बड अच्छी तरह ओपन होती है। फ्लावर को इस सॉल्यूशन में 24 आवर्स के लिए रखा जाता है। सेकेंड इज प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। इसकी कॉम्पोजिशन है 50 ppm 8 HQC प्लस 1% सुक्रोज। स्मॉल स्केल ग्रोअर के लिए इन केमिकल्स को असेस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सिंपल क्लीन वाटर प्लस 1 to 2% शुगर प्लस पीरियोडिक वाटर चेंज से भी वास्ट लाइफ को इम्प्रूव कर सके। स्टैंडर्ड्स। हार्वेस्ट के बाद प्रॉपर पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर फ्लावर्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है। पैकेजिंग मेथड में रिकमेंडेड कंटेनर है बैम्बू बॉक्स या कोरुगेटेड कार्टून, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली साइज है 91 सेंटीमीटर इंटू 43 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। पैकिंग स्टेप्स की बात करें सबसे पहले आता है बेस कुशन। सबसे नीचे फोल्डेड न्यूज़पेपर या सॉफ्ट पेपर का कुशन बिछाना चाहिए। ये स्टेम के नेक पोर्शन को सपोर्ट देता है जिससे ब्रेकेज कम होती है। सेकंड, फर्स्ट रो नेक ऑन कुशन। पहली लेयर में फ्लावर्स को ऐसे अरेंज करना है कि स्टेम नेक कुशन पर आए और हेड्स दूसरी साइड हो। थर्ड स्टेप इज वैक्स्ड पेपर बिटवीन लेयर्स। फर्स्ट रो के ऊपर वैक्स्ड पेपर या पॉलिथीन शीट की एक लेयर रखनी है, इससे नेक्स्ट रो के हेड और नीचे वाली स्टेम के बीच फ्रिक्शन और मॉइस्चर लॉस कम होगा। फिर सेकंड लेयर में फ्लावर को उल्टी डायरेक्शन में अरेंज करना है, यानी उसका जो हेड पोर्शन है वो नीचे वाली रो के नेक पोर्शन के ऊपर आना चाहिए। इस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से बॉक्स स्पेस एफिशिएंटली यूज होती है और ट्रांसपोर्ट के टाइम मूवमेंट कम रहती है। बॉक्स फिल होने के बाद लिड को क्लोज करना है, एयर परमिएबल बट स्ट्रॉन्ग टाइंग मटेरियल से बांध देना है और पॉसिबल हो तो कूल कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट करनी है। अब एंड में चीट शीट की मदद से एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं।
जो कि एग्जाम टाइम पर हेल्पफुल रहता है। सो बेसिकली क्राइसेंथेमम के लिए आइडियल सॉइल पीएच है 6.2 to 6.7, दैट मीन्स स्लाइटली एसिडिक, और ऑप्टिमम डे टेम्परेचर इसे 20 to 28 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। स्पेसिंग इसमें 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर होती है, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली पर एकड़ 44,000 प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इसकी सितंबर से जैन के मंथ में होती है, डिपेंड करता है वैरायटी और प्लांटिंग टाइम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन को अवॉइड करना है और गुड ड्रेनेज एंड एरिएटेड सॉइल इज मस्ट फॉर सक्सेसफुल क्राइसेंथेमम क्रॉप। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ऑटम क्वीन दैट मीन्स क्राइसेंथेमम के क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, वैरायटी सिलेक्शन, प्रोपगेशन थ्रू कटिंग्स एंड नर्सरी रेजिंग, फील्ड प्लांटिंग, स्पेसिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, वीडिंग, मल्चिंग, डिसकरिंग, देन पिंचिंग, स्टेकिंग एंड हार्वेस्ट टाइमिंग, एक्सपेक्टेड यील्ड, पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, इन सबको कवर किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे कनेक्टेड।